नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास और इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मध्यकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। टॉपिक को अंत तक देखिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपकी तैयारी में बहुत फ़ायदेमंद होगा, और यदि इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो वो निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सारे के सारे ही मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलो देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, 12वीं सदी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? जीजा शाह, जवान शाह, भामा शाह या धारण शाह? तो इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ का, वो जीजा शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? जीजा शाह ने। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि 1437 का है। वो बाद का है दोस्तों, और ये पहले का है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो विजय स्तंभ है और ये कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि जो धारण शाह है, ये धारण शाह इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? ठीक है, भामा शाह के बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा। महाराणा प्रताप के जो प्रधानमंत्री थे वो भामा शाह थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूर्व मध्यकाल में नगरीय विकास के प्रमाण देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अर्थुणा, ओसिया, बाड़ोली या उक्त सभी। तो दोस्तों, ये सारे के सारे ही जो है पूर्व मध्यकालीन, यानी कि ये जो सारे के सारे ही शहर हैं, ये सारे के सारे ही शहर हुआ करते थे बहुत विकसित। किस दौरान? 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान। इसके अलावा दोस्तों, जो नागदा है, नागदा भी इसी दौर का एक शहर हुआ करता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प हैं। गलत विकल्प देखना है आपको। वर्ग और उपजातियां। ब्राह्मणों की कौन कौन सी थी? ब्राह्मणों की देखते हैं पहले। श्रीमाली, नागर, नंदवाना, सिखवाल। राजपूतों की चंपावत, जैतावत, कुंपावत, उदावत। और कृषक वर्ग में कौन थे? डागा, पुगाली, दयानी, मुंदड़ा, चारण, नेहरू, आड़ा, लालस, कविया, दधवाड़िया। तो दोस्तों, इसका जो गलत उत्तर है या असंगत विकल्प है वो कौन सा है? वो है दोस्तों कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में नहीं थे दोस्तों। ये जो है, ये सारे की सारी ही उपजातियां जो है अग्रवाल के जो वैश्य वर्ग था, अग्रवालों के ये उप समूह थे, या अलग से ही उपजातियां थी। किनकी? अग्रवालों की। ठीक है दोस्तों यहाँ ये श्रीमाली जो है, जो ब्राह्मण श्रीमाल, जिसको कि हम भीनमाल बोलते हैं, वहाँ के निवासियों को श्रीमाली बोला जाता था। और जो नगर, जो टोंक में है, वहाँ के निवासियों को नागर बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन जाति रेबारी का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? शिल्पकारी, कृषि कर्म, रंगरेज, पशुपालन। तो दोस्तों, आज भी ये जाति जो है पशुपालन करती है, और पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था मध्यकाल में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शासकों की उपपत्नियों को क्या कहा जाता था? देखना है दोस्तों आपको, क्या कहा जाता था? रखेल, खवासन, पासवान या उक्त सभी? तो इसका आंसर है दोस्तों उक्त सभी। रखेल, खवासन, पासवान, पड़दायत, इस तरीके से ये उपपत्नियां या बहुत सारी ऐसी पत्नियां हुआ करती थी जो मुख्य पत्नियों से अलग हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंजीफा क्या है। गंजीफा क्या है दोस्तों, आपको बताना है। मुद्रा है, हुंडी है, शिकार है या खेल है। तो दोस्तों गंजीफा एक खेल हुआ करता था, पाशों का खेल। किसका? ताशों का, सॉरी, ताशों का जो खेल है वो गंजीफा हुआ करता था। ताशों का जो खेल है उसको क्या बोलते थे? गंजीफा, गंजीफा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे और भी कुछ है इसमें, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयशाही, अमरशाही, खंजेदार, खंजेरदार, खंगेदार, शाहजहानी किसके प्रकार हैं? आपको बताना है। सिक्के, आभूषण, ओढ़नी या पगड़ी। तो दोस्तों ये राजपूतों में प्रचलित विभिन्न पगड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मठ में, मंदिर में, उपाश्रय में या उक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी जगह पर जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिंदू समाज में जो है दोस्तों मंदिर और मठ हुआ करते थे, जबकि जैनियों में उपाश्रय हुआ करते थे। उपाश्रयों में शिक्षा हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की नहीं है? गुणसागर, गज उद्धार, अजितोदय या भाव विरही। कौन सी नहीं है ये देखना है आपको। तो इसमें से दोस्तों जो अजितोदय है, अजितोदय रचना जो है दोस्तों ये किसकी नहीं है? अजीत सिंह की नहीं है। अजितोदय की रचना किसने करी है? तो फिर इसकी रचना भट्ट जगजीवन ने की है। किसने? भट्ट जगजीवन ने करी है। किसने करी है इसकी रचना? भट्ट जगजीवन ने किसकी रचना करी है? अजितोदय। इसके अलावा इन भट्ट जगजीवन ने अजितोदय के अलावा अभयोदय की भी रचना की, क्योंकि ये अजीत सिंह के बाद में जो शासक बने थे अभय सिंह, उनके शासनकाल में भी ये हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? करणीदान, इन्होंने सूरज प्रकाश लिखा, बिल्कुल सही है। वीरभाण, वीरभाण ने क्या लिखा है दोस्तों? वीरभाण ने लिखा है राजरूपक। ठीक है, मानसिंह ने नाथ चरित्र, नाथ चरित्र के अलावा मानसिंह ने कृष्ण विलास और नाथ पुराण की भी रचना की है। तो अलग देखना है आपको दोस्तों। तो अलग है नंदराम का, कृष्ण विलास नहीं है दोस्तों। कृष्ण विलास जो है वो है मानसिंह का। कृष्ण विलास और नाथ पुराण भी इन्होंने लिखी है। तो आप सोच रहे होंगे कि नंदराम ने फिर क्या लिखा है? तो नंदराम ने लिखा है दोस्तों जगविलास और सेकार भाव। जगविलास और शिकार से संबंधित एक ग्रंथ है, उसका नाम है सेकार भाव। शिकार से संबंधित ग्रंथ लिखा है इन्होंने, उसका नाम है सेकार भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न इस प्रकार से है, मध्यकालीन नगरों और संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आहड़, बिल्कुल आहड़ का जो है वो वेरी सिंह ने संस्थापक था, इसकी स्थापना की थी। विलासपुर, विग्रहराज चतुर्थ या विजलदेव, विलासपुर की रचना की थी। विलासपुर नगर इन्होंने बसाया था। मालानी किसने बसाया? तो दोस्तों बताना है आपको, मालानी मालदेव ने नहीं बसाया था। तो ये अशुद्ध विकल्प हो गया दोस्तों। जैसलमेर, राव जैसल ने बसाया था। मालानी का जो नाम है दोस्तों ये मल्लीनाथ से पड़ा है, मालानी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजपूतों में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? राजपूतों की बात हो रही है स्पेशल रूप से, राजपूतों की। तो डाकण प्रथा, कन्यावध प्रथा, त्याग प्रथा या सती प्रथा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा जो थी दोस्तों वो आदिवासियों में थी, विशेष रूप से भीलों में प्रचलित थी। ठीक है, कन्यावध प्रथा और त्याग प्रथा, सती प्रथा ये राजपूतों में थी। त्याग प्रथा के अंतर्गत दोस्तों शादी या विभिन्न उत्सवों के अवसर पर राजपूत शासक या राजपूत समुदाय के लोग जो होते थे वो भाट वगैरह इनको बहुत सारा धन दान देते थे, जिसको त्याग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोक देवता के नाम पर
मेला नहीं भरता है। रूणेचा में आपको पता होगा रामदेव जी के नाम पर भरता है। गोगा मेडी में गोगा जी का भरता है। मालानी में मल्लीनाथ का भरता है। झालरापाटन में चंद्रभागा मेला भरता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1760 ईस्वी में तेरा पंथ की स्थापना किसने की थी? तेरा पंथ जो है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो तेरा पंथ की स्थापना किसने की थी? भीखण जी ने की थी। किसने की थी? भीखण जी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है वो देखना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना है। मध्यकाल में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र अजमेर था। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, और उनके साथ ही जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, और इन्होंने यहाँ पर यहीं पर इनका जो है मकबरा बना हुआ है। ठीक है, दरगाह बनी हुई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, यहीं से राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट सेकंड वाला जो विकल्प है वो देखते हैं, चरणोद गोचर भूमि पर स्वामित्व ग्राम पंचायत का होता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ग्राम पंचायत इसकी मुख्य अधिकारी होती थी। खतरगच्छ, तपगच्छ, सगरगच्छ जैन धर्म के संप्रदाय थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विकल्प है, हुंडी एक प्रकार का पत्र था जिसे एक शासक दूसरे शासक को लिखता था। तो दोस्तों ये वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि हुंडी एक प्रकार की डीडी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? वर्तमान में जो डीडी और चेक जो होते थे, इन चेक की भांति हुआ करती थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने के काम आती थी। तो ये जो इसमें लिखा है कि एक प्रकार का पत्र था जिसे एक शासक दूसरे शासक को भेजते थे, ये हुआ करता था दोस्तों खरीदा। क्या हुआ करता था? ये खरीदा हुआ करता था। एक शासक को दूसरे शासक के पास जो पत्र भेजते थे उसको खरीदा बोलते थे। ठीक है, दो शासकों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता था। ठीक है, नेक्स्ट, राहदारी, पेशकशी, जकात, गनीम, बराड़ क्या है? तो ये है दोस्तों टैक्स, विभिन्न प्रकार के टैक्स या कर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकाल में विभिन्न नगरों और विशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में असत्य विकल्प आपको बताना है। तो असत्य विकल्प, कोटा में मलमल होता था, बिल्कुल सही है। बीकानेर ऊनी कंबल के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही मोजड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, सिरोही तलवार के लिए था। किसके लिए? तलवार के लिए प्रसिद्ध था। तो मोजड़ियाँ कहाँ की थी? तो मोजड़ियाँ जोधपुर की हुआ करती थी। जोधपुर की प्रसिद्ध है मोजड़ियाँ। सवाई माधोपुर में आज भी खस की घास से इत्र बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, असुमेलित विकल्प कौन सा है? बीकानेर में करणी माता, जोधपुर में नागणेची माता, जयपुर में आवड़ माता, जैसलमेर में स्वांगिया माता। तो ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। जयपुर में कौन सी माता है? अन्नपूर्णा माता। कौन सी? अन्नपूर्णा माता, जो इनकी आमेर के शासकों की आराध्य देवी हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि आवड़ माता जो है ये कहाँ स्थित है। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखें और रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये नया है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, तो उसको ज़रूर ज़रूर आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, यही परीक्षा पास करने का फॉर्मूला है। हर चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, चीज़ें हमको कहीं कहीं से इकट्ठा करनी पड़ती हैं। ठीक है, वैसे मैंने बहुत कोशिश करके और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसमें जितना भी मैटर था उन सब पूरे मैटर से मैंने ये क्वेश्चन बना लिए हैं जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, किस रियासत के शासक लक्ष्मीनाथ जी को राज्य का स्वामी तथा स्वयं को दीवान मानते थे? दोस्तों जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को स्वामी मानते थे और शासक स्वयं उसके दीवान के रूप में शासन करते थे, उसी प्रकार से जैसलमेर के जो शासक थे वो लक्ष्मीनाथ जी को क्या मानते थे? स्वामी मानते थे राज्य का, और स्वयं को क्या मानते थे? स्वयं को दीवान मान करके शासन करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप
किस चित्रशैली में देखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको शायद पता होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक रूप यहीं देखने को मिलता है, और राजस्थानी चित्रशैली का जो विकास हुआ है वो अजंता चित्रशैली से हुआ है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दो और नाम आए हैं, अलवर और जयपुर। दोस्तों जो मुगल चित्रशैली थी उसका सर्वाधिक प्रभाव जो है इन दोनों चित्रशैलियों पर पड़ा है। मुगल चित्रशैली का, मुगलों की जो चित्रशैली थी उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अलवर और जयपुर चित्रशैली पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। दुर्ग तथा निर्माता राजवंश के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? दोस्तों ये सही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में शामिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके तथ्य शामिल हो सकें। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने 37 ऐड किए हैं, इसमें 37 क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर इसमें क्वेश्चन बने तो कम से कम 150 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हर प्रश्न में कम से कम 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भटनेर दुर्ग की स्थापना योधियों ने की थी। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भटनेर दुर्ग है, और राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, और सबसे ज़्यादा जो आक्रमण झेले हैं वो भटनेर दुर्ग ने ही झेले हैं। भटनेर दुर्ग में एक मंदिर है गोरखनाथ का मंदिर, और ये आपको ये बताना है कि भटनेर दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आबू प्रतिहार और नागौर दुर्ग चौहानों ने बनाया था, बिल्कुल सही है। गागरोन डोट परमारों ने बनाया था। ठीक है, और तो ये बताइए अब बी वाला जो आबू का है वो किन्होंने बनवाया था? ये बनाया था दोस्तों परमारों ने। कौन सा? किन्होंने? परमारों ने बनवाया था। ठीक है, प्रतिहारों ने ये नहीं बनवाया था, तो बी वाला विकल्प इसमें अलग हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22वां प्रश्न इस प्रकार से है। पुस्तक या ग्रंथ तथा लेखक के संदर्भ में असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य विकल्प बताना है आपको। तो इसमें स्वर तरंग सरदार सिंह बिल्कुल सही है। वेद्यकसार जोरावर सिंह बिल्कुल सही है। स्वर सागर किसकी रचना है? पुंडरीक रत्नाकर की, ये नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत विकल्प है। हम्मीर रासो जोधराज की है। हम्मीर रासो किसकी है? जोधराज की। और हम्मीर जो है इनका जन्म अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। तो आप बताइए स्वर सागर जो है इसकी रचना किसने की? तो स्वर सागर की रचना की दोस्तों चांद खान ने। किसने? चांद खान ने की है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे फिर पुंडरीक रत्नाकर ने किसकी रचना की? तो पुंडरीक रत्नाकर ने दोस्तों एक पुस्तक है जय सिंह कल्पद्रुम की इन्होंने रचना की। किन्होंने? पुंडरीक रत्नाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23वां। आईने अकबरी का, ये यहाँ दोस्तों डूंगरी शब्द आ गया है, ये डूंडाड़ी है। डूंडाड़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो आईने अकबरी का डूंडाड़ी भाषा में, कौन सी भाषा में? डूंडाड़ी भाषा में किसने अनुवाद किया ये आपको बताना है। तो मायाराम गौड़, गुमानी राम कायस्थ, मनीराम या कविसूदन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो गुमानी राम कायस्थ है। गुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी जो है उसका डूंडाड़ी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मायाराम ने किसकी रचना की? मायाराम गौड़ ने। तो मायाराम गौड़ ने जो है दोस्तों इन्होंने व्यवहार निर्णय की रचना की, और मनीराम जो है मनीराम ने रचना की प्रताप चंद्रिका की। ठीक है, और कवि सुदन जो है इन्होंने सुजान चरित की रचना की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुमानी राम कायस्थ, और ये डूंडाड़ी है दोस्तों, डूंगरी नहीं है। ठीक है, इसको आप सही से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24वां क्वेश्चन है। गोला, गोली, दरोगा, खानजादा, डावरी, बड़ारन क्या है? तो दोस्तों ये राजपूतों की अवैध संतानें जो होती थी उनको गोला, गोली, दरोगा, खानजादा, डावरी
और बड़ाना आदि बोलते थे। दोस्तों इनका जो मुख्य काम था वो इनको दासों के रूप में प्रयोग किया जाता था। किन के रूप में? दासों के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम्मिलित विकल्प कौन सा है? भूमि और अधिकार। खालसा भूमि पर राज्य का अधिकार होता था, बिल्कुल सही है। जागीर भूमि पर सामंत का होता था, भूमि पर भूमियों का। लेकिन शासन जो है शासक का अधिकार होता था। क्या शासक का अधिकार इस पे नहीं होता था? शासन भूमि जो होती थी इसको शासक जो वर्ग होता था या शासक था ये दान पुण्य के लिए दिया करता था। किनको? तो ब्राह्मणों को, चारणों को आदि को अपनी इच्छा अनुसार इसको दान में देता था। दान पुण्य में इस भूमि को देते थे, इसलिए इसको शासन भूमि बोला जाता था। तो ये शासक इसका अधिकारी नहीं होता था, ये जो भूमि थी ये दान पुण्य के रूप में दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां। मध्यकालीन राजस्थान में वस्तु विनिमय में प्रयुक्त अनाज को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कीणा बोला जाता था। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम प्रचलित था मिडाइवल राजस्थान में। ठीक है, वस्तु विनिमय बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 10-15 साल पहले गांव में भी ये प्रथा प्रचलित थी। कोस ये दूरी का मापक है। बोलाई कर जो है ये भीलों द्वारा वसूल किया जाता था। वस्तुओं को माल की सुरक्षा का कर था ये बोलाई। ठीक है, मेवाड़ राज्य में अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस कर के चक्कर में झगड़े हुए थे। हुंडी जो थी इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। ये चेक की तरह या डीडी की तरह हुआ करती थी, जिससे जो धन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत विकल्प बताना है, सिक्के और रियासत। तो उदय शाही जो है वो डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। आके शाही जैसलमेर में है। गुमान शाही जो है दोस्तों ये कोटा के थे। किसके थे? कोटा के। तो फिर धौलपुर के कौन से थे? तमंचा शाही। कौन से? तमंचा शाही सिक्के जो थे वो कहाँ के थे? धौलपुर के थे। झाड़ शाही जयपुर के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो गुमान शाही, ओके, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, रेगुलर में टेस्ट भी डालता हूँ, लेकिन टेस्ट में क्या है चीज़ें सारी क्लियर हो नहीं पाती है। उसमें भी आप 10-15-20 मिनट दे करके टेस्ट सोल्व करते हैं, लेकिन फिर भी उसका इतना आउटपुट मिल नहीं पाता है। इस वजह से ये सब मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। मध्यकाल में व्यापारियों के माल को बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किनके द्वारा किया जाता था? तो रेबारी, गमेती, बंजारों या उक्त सभी। तो दोस्तों ये काम जो है बंजारों का था। बंजारे माल ढोने का काम करते थे किन पर? बैलों पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा हिस्सा अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मेवात, मालवा, अजमेर, ढूंढाड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालवा वाला जो क्षेत्र है, झालावाड़ बारां वाला क्षेत्र है, झालावाड़ बारां प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसको मालवा बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में जो है अफीम पैदा होती थी बहुत ज़्यादा, और इसका जो निर्यात है ये चीन तक होता था। यहाँ की अफीम जो थी उसको मालवा अफीम बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां प्रश्न है। मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बहुविवाह बिल्कुल प्रचलित थी राजपूतों में। अस्पृश्यता बिल्कुल थी। दास प्रथा भी थी। एकेश्वरवाद नहीं था दोस्तों, एकेश्वरवाद बिल्कुल नहीं था। बहुदेववाद था। क्या था? बहुदेववाद। बहुत सारे देवी देवताओं को ये लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। जयसिंह कारिका ग्रंथ किससे संबंधित है? जयसिंह कारिका ग्रंथ जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ये संबंधित है ज्योतिष से। जयसिंह कारिका ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की? जयसिंह कारिका ग्रंथ की रचना किसने की ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां इस प्रकार से है। मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पुत्री को जन्म को अभिशाप माना जाता था। बिल्कुल सही है, पुत्रियों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था इस काल में।
एक से अधिक पत्नियां रखना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। बिल्कुल सही है, राजपूतों में विशेष रूप से। सगोत्र विवाह प्रचलन में था। सगोत्र विवाह बिल्कुल प्रचलन में नहीं था दोस्तों। तो ये इसका जो आंसर है वो सगोत्र विवाह वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। चौथा वाला है अनुलोम विवाह होते थे। अनुलोम विवाह होते थे दोस्तों, बिल्कुल होते थे, क्योंकि इस काल में जो है जो कवि राजशेखर था उसने अवंती सुंदरी से विवाह किया था। वो एक अनुलोम विवाह, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की जो महिला होती है वो अनुलोम होता है, और प्रतिलोम में क्या होता है, उच्च वर्ग की तो महिला, निम्न वर्ग का पुरुष होता था। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों को क्या कहा जाता था? तो इनको क्या कहा जाता था? इनको म्लेच्छ कहा जाता था। म्लेच्छ, ठीक है दोस्तों, म्लेच्छ कहा जाता था बाह्य आक्रमणकारियों को। ठीक है, 34वां प्रश्न है दोस्तों। प्रशासन व सामाजिक व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अपन को ये बताना है। तो समराइच्छ कहा, कुवलेमाला, कथाकोश, प्रकरण, उपमिति, बहुप्रपंच कथा। दोस्तों इन चारों ही ग्रंथों से मध्यकालीन प्रशासन की हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसमें मैंने 5 विकल्प रखे हैं, उक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। दोस्तों सबसे पुराना जो प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है हमको, ये कुवलयमाला मिलता है, और ये जो है 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है लगभग। और इसकी जो रचना है वो किसने की है? उद्योतन सूरि ने। उद्योतन सूरि ने इसकी रचना की है। ठीक है, कुवलयमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 35वां प्रश्न है। प्रसिद्ध ब्राह्मण लेखक राजशेखर की पत्नी का नाम क्या था, जो चौहान वंश की राजकुमारी थी? अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी अनुलोम विवाह के अंतर्गत। ठीक है, तो अवंती सुंदरी थी दोस्तों। क्या नाम था? अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी जो है ये चौहान राजकुमारी थी, चौहान वंश से संबंधित। और जो राजशेखर थे ये गुजरात के चालुक्य शासक थे, उनके आश्रित कवि थे। उनका जो विवाह हुआ था वो चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां। मध्यकाल में विद्वानों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? विद्वानों के रहने का स्थान कहा जाता था दोस्तों ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी कहा जाता था विद्वानों का जो स्थान है, स्कॉलर्स का, जैसे वर्तमान में यूनिवर्सिटी वगैरह है ना, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगविलास तथा शेकार भाव ग्रंथों की रचना किसने की? पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न, इसकी रचना जो है नंदराम ने की। किसने? नंदराम ने की है। इसमें और भी विकल्प हैं दोस्तों, पहले ये देख लीजिए, जगविलास और शेखार भाव की रचना तो नंदराम ने की है, लेकिन जगजीवन भट्ट ने किसकी रचना की है? हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, अजितोदय और अभयोदय। ये मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे और अभय सिंह थे, उनके शासनकाल में हुआ करते थे। मान सिंह जो थे ये भी मारवाड़ के शासक थे। मान सिंह ने किस किस की रचना की? तो इन्होंने नाथ चरित्र, कृष्ण विलास, नाथ पुराण आदि की रचना की। और आपको पता होगा कि जो कृष्णा कुमारी विवाद था वो भी मानसिंह से ही संबंधित है। मानसिंह के पहले मारवाड़ में भीम सिंह नाम के शासक हुआ करते थे, जिनसे मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह तय हुआ था, लेकिन शादी से पहले ही कृष्ण जो भीम सिंह मारवाड़ वाले थे वो मर गए। तो जो मेवाड़ वाले भीम सिंह जी थे, इन्होंने जयपुर के शासक जगत सिंह से इनका विवाह तय कर दिया। ऐसे में मान सिंह ने इसको क्या माना? अपना अपमान माना, और जो अमीर खां पिंडारी थे उसको उसके द्वारा उसकी सहायता से भीम सिंह मेवाड़ वाले पर दबाव बनवा करके और कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया, और इस तरीके से इनकी लड़ाई का अंत होता है। ठीक है, कृष्णा कुमारी के अंत के बाद कर्णिदान ने क्या लिखा दोस्तों? तो कर्णिदान ने क्या लिखा? कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा। क्या लिखा? सूरज प्रकाश। पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते थे सारे ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों आपसे विशेष निवेदन है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने और दूसरे साथियों को भी भेजिए। दोस्तों आपकी
थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प होती है इन प्रश्नों से तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ में आज के इस वीडियो का होता है अंत। बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्टडी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।